नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे भजन लाल सरकार तैयार, यूसीसी का इंतजार। राजस्थान में भजन लाल सरकार उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी में है। इसके लिए मंत्रियों और अधिकारियों की एक कमेटी भी गठित कर दी गई है जो मसौदा तैयार करेगी। पूरी उम्मीद है कि अगले सत्र यूसीसी विधेयक लाया जाएगा। तो अब भजन लाल सरकार तैयार है और यूसीसी का इंतजार है। हम इसी मुद्दे पर आज अग्निपथ में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान की भजन लाल सरकार उत्तराखंड राज्य की तरह राजस्थान में भी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी में है। इसके लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और संभव है कि अगले विधानसभा सत्र में इसे लागू किया जा सके। राजस्थान में भजन लाल सरकार उत्तराखंड की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। हालांकि विधेयक पेश करने की समय सीमा अभी तय नहीं की गई है, लेकिन राज्य सरकार उत्तराखंड में पारित इसी तरह के विधेयक का अध्ययन कर रही है। राजस्थान में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता विधेयक। भजन लाल सरकार ने इस दिशा में शुरू कर दी है पहल। सरकार उत्तराखंड के विधेयक का कर रही है अध्ययन। राज्य के लिए मसौदा तैयार करने पर सरकार कर रही विचार। सीएम भजन लाल शर्मा ने मंत्रियों, अफसरों की कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार लेगी फैसला। राजस्थान विधानसभा में कानून मंत्री के जवाब से सभी हैरान हो गए जब उन्होंने कहा कि भजन लाल सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी कर रही है। यूसीसी को लेकर खुद कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा के पटल पर एक सवाल के जवाब में कहा, हाँ, राज्य सरकार इस विषय में विचार कर रही है और संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। कानून मंत्री के इस बयान के बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए हैं कि यदि इस विधानसभा सत्र में समय नहीं मिलता है तो अगले सत्र में चर्चा करके लाया जा सकता है। दरअसल इन दिनों राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसी दौरान जयपुर के मालवीय नगर से भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ ने सदन के पटल पर समान नागरिकता संहिता लागू करने का प्रश्न उठाया। विधायक के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि, कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर जवाब दिया। हालांकि कानून मंत्री ने बिल लाने और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की समय सीमा के बारे में भी नहीं बताया है, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी जल्द यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है। लेकिन सरकार की मंशा पर कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा ये सामाजिक ताना बाना है, इसको मिटाना चाहती है, जबकि आज भी हमारे देश में हर समाज में अलग अलग रीतियों के अनुसरण किया जाता है, रहन सहन की व्यवस्था है। प्रदेश में हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, जो हमारे अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके लिए अपना एक अलग विधान है और वो उसी के अनुसरण में सामाजिक निर्णय लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहती है। इस कारण से यूसीसी की बात कर रहे हैं। जब ड्राफ्ट आएगा उस वक्त हम निर्णय लेंगे कि क्या करना है। आपको बता दें कि इससे करीब 5 माह पहले कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की घोषणा की थी, जिसके बाद हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी एक देश और एक कानून की तर्ज पर यूसीसी जल्द लागू करने की मांग उठाई। लेकिन अब कानून मंत्री के विधानसभा पटल पर दिए जवाब के बाद संकेत साफ है कि राजस्थान सरकार ने भी इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार विधेयक का अध्ययन कर उसके आधार पर मसौदा तैयार करने पर विचार कर रही है। तो कुल मिलाकर अब राजस्थान में तैयारी समान यूसीसी लाने की पूरी है, जिसके बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो चली हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो भजन लाल सरकार तैयार है और यूसीसी का इंतजार है। देखिए यूसीसी में क्या पॉइंट्स होंगे, क्या उसका ड्राफ्ट बनेगा, किस तरह से इंप्लीमेंट कराया जाएगा, ये तमाम चीजें जब इस पर काम होगा तब वो सारी चीजें हमारे और आपके सामने आएंगी। बहरहाल उत्तराखंड के बाद इसको इंप्लीमेंट कराने की जो बात हो रही है, इसके लिए कमेटी गठित की गई है। विपक्ष ने अपनी जो बात रखी है कि पहले उसके पॉइंट्स क्लियर होने दीजिए, सामने आने दीजिए, तब इसको देखेंगे। लेकिन इसके पीछे की मंशा वो कितना सफल होगा और राजस्थान में भी इसको लाने का क्या एक
कहते हैं ना उद्देश्य हो सकता है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजस्थान से नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजस्थान से ही प्रियदर्शी भटनागर। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं नवीन जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, सुन पा रहा हूं मैं। नवीन जी, उत्तराखंड के बाद, क्योंकि जब यूसीसी की बात ही शुरू हुई थी तब से ये सवाल था कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे लाया जाएगा, क्या उसमें पॉइंट्स होंगे। फिर विपक्ष का अपना एक अलग था, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड से ये एक, मुझे लगता है, एक अच्छी शुरुआत हुई, सारी चीजें आई। अब राजस्थान में जिस तरीके से लाना है, देखिए हर स्टेट की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। यूसीसी को लेके क्या मुख्य पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि उसमें तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। तो राजस्थान के परिदृश्य में यदि मैं देखूं तो किन चीजों को फोकस किया गया है और कितना वक्त इसमें लग सकता है। हालांकि ये बात सच है कि अभी फिलहाल ये चर्चा में आया है, हो सकता है अगले सत्र तक ये चीजें हो जाएं क्योंकि कमेटी गठित है, लेकिन वो पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण होंगे जिनको इंक्लूड किया जाएगा। जी राखी जी, देखिए, समान नागरिक संहिता और एक आपराधिक संहिता, ये दो कानून के स्वरूप जो है विद्यमान है। समान नागरिक संहिता और कानून आपराधिक संहिता में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि व्यक्ति या नागरिक की एक तरह से धर्म के ढांचे, परिवार के बुनियादी ढांचे को लेकर जो चीजें प्रभावित होती, उनमें अभी तक आपराधिक संहिता या कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह लागू नहीं होता। उनका पर्सनल लॉ उसमें लागू होता है, चाहे हम हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें। तो एक्चुअली ये संविधान के अनुच्छेद 44 में भी वर्णित है कि व्यक्ति के मतलब समझिए नागरिक के एक तरह से नीति निर्देश सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 में परिभाषित किया गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य। तो इसलिए राज्य को ये करनी भी चाहिए। इसके क्या बिंदु तय हो सकते हैं, किन आधारों पे इसको लागू किया जाना राजस्थान में सुनिश्चित किया है, ये सरकार का बिंदु है। और प्रवक्ता, एक संगठन में प्रवक्ता होने के नाते मैं एक संगठन का व्यक्ति हूँ, तो मैं एक कयास जरूर इस पर लगा सकता हूँ कि क्या इसमें होना चाहिए। तो जैसा कि आपने उत्तराखंड में जो अभी लागू हुआ है, उत्तराखंड में जो भी तैयार हुआ है और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी जो की जा रही है, उसमें सबसे मुख्य जो रखा गया है वो है राज्य की संस्कृति को संरक्षित कैसे किया जाए, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार कैसे सुनिश्चित किया जाए, बच्चों व बुजुर्गों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए, विवाह विच्छेद के विषय में स्पेशली उसमें फोकस किया गया है। 392 धाराओं से ये पूरा जो है कंप्लीट है और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षाओं पर ये केंद्रित है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि जितनी भी पर्सनल लॉ, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या हिंदू विवाह या अन्य कोई भी आदिवासी लॉ हो, उनमें महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं, महिलाओं के अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं उन्हें एक बार वंचित रखा गया है। पुरुष की प्रधानता को उसमें तरीके से जो है रखा गया है। तो मेरे हिसाब से कॉमन सिविल कोड में ये होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये होना चाहिए कि महिलाओं को उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान हो, बच्चों के बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान हो। तो ये ही बस बेसिक रहना चाहिए। ठीक है। बाकी रहेगा क्या, यह एक संगठनात्मक व्यक्ति के द्वारा बोलना थोड़ा अनुचित है। तो जो सत्तारूढ़ जो मतलब मैं कहूंगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय या माननीय कानून मंत्री महोदय जो इसमें तय करेंगे वो ही डिसाइड है। ठीक है, चलिए, खैर अभी तो पॉइंट्स आएंगे क्योंकि कहते हैं ना एक कमेटी भी गठित हुई है, तमाम चीजें हैं, तो वो फैक्टर्स जब तक आएंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। यही मैंने कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया जिस तरीके से सुनी, तो उन्होंने भी यही कहा कि चीजों को पहले क्लियर आने दीजिए कि उस ड्राफ्ट में क्या आता है, उसके बाद समझेंगे। प्रियदर्शी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी प्रियदर्शी जी, सबसे पहले तो यूसीसी यदि राजस्थान में इंप्लीमेंट कराने की बात हो रही है, इसे कांग्रेस किस तरह से लेती है, पहली बात। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि अभी नवीन जी कह रहे थे कि चाहे संपत्ति की बात हो, उनको संरक्षित करने की बात हो, या विवाह विच्छेद की बात हो, तलाक का जिक्र हो, महिलाओं की स्थिति को लेके, ये सारे पॉइंट्स जो हैं लगभग इसी के इर्द गिर्द तमाम चीजों को शामिल किया जाएगा। तो इन चीजों को जब इंप्लीमेंट कराएंगे या कहीं ना कहीं किसी ये सारा, देखिए ये जो पॉइंट्स अभी उन्होंने बताया ना, ये सारे कहीं ना कहीं करेक्ट करते हुए हैं लोगों से, तो इन सब चीजों पे कहीं कोई आपत्ति यदि कांग्रेस को है तो वो क्यों है?
क्या कोई और फैक्टर इसके अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं? जी, देखिए, भारत एक विविधता में एकता वाला देश है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में भारत के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, निजता का अधिकार दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने एकमात्र एक सूत्रीय ध्रुवीकरण के एजेंडे को यूसीसी के माध्यम से राजस्थान की जनता पे लाना चाहती है, ताकि जो राजस्थान की वास्तविक जो विचारधारा है, जो भाईचारा है, जो एकता है, उसको ये ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत बलि चढ़ा दें। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तरफ तो ये समान नागरिक संहिता की बात करते हैं कि पूरा देश एक है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के चाहे आला नेता हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई भी हो, ये इस चीज़ को स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं कि आप सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट क्यों करते हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ज़्यादातर जो शब्द का यूज़ किया वो यही किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ। इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ से क्या क्या परेशानी है, जबकि उनको भारतीय संविधान के अंदर उनको मान्यता दी गई है। लेकिन अगर वो उसको गलत ठहराते हैं या उसको चैलेंज करते हैं, तो उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी का यूसीसी लागू करने से पहले एक दायित्व भी बन जाता है कि वो इस चीज को भी क्लियर कर रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति या अन्य वर्ग जिनके अंदर अपना सेपरेट पर्सनल लॉ है, जिनके अपनी खुद की समाज की धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज है, क्या उनको भी बदला जाएगा क्या, या नहीं बदला जाएगा? इस चीज को ये जवाब नहीं देते हैं, ये सीधी सी बात करते हैं मुस्लिम। भटनागर जी जवाब दूंगा मैं उसी आप दे दीजिएगा, आपका वक्त आए तो। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपको क्लियर बता दूं, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का और भजन लाल जी का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से इस देश के प्रदेश के मुस्लिमों को टारगेट बनाया जाए, ताकि ये विभाजन धर्म और जाति पर आधारित राजनीति के आधार के ऊपर खुद को जिंदा रख सके। क्योंकि राजस्थान के अंदर आज 8 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने कोई भी एक सकारात्मक जनता के हित का, विकास का कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना ही कोई काम किया। वो कभी ये कहते हैं कि हम सावरकर की जयंती बनाएंगे, हम इंदिरा गांधी की जयंती नहीं बनाएंगे। मतलब ये लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये जनता को पानी, बिजली, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, युवा उत्थान, इन पे ये बात ही नहीं करते हैं ये पूरे का पूरा टाइम। क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी खुद ही कहती है कि हम 24 घंटे और 7 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो इनका टारगेट ये रहता है कि अब कौन सा इलेक्शन आने वाला है, ये उसके लिए तैयारी करने लग जाते हैं और किसी भी तरीके से लोगों को बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। अभी इन्होंने नया मुद्दा जोड़ दिया, यूसीसी। जब तक आपके पास में कोई मसौदा तैयार नहीं है, तो उस बात को लेके जनता के बीच में आते क्यों, जब तक आप ही खुद प्रिपेयर नहीं हो? या तो आपकी बात में कोई वजन होना चाहिए, आप लोगों को एक प्रारूप दे सको, एक चीज बता सको, तब तो आप बीच में लाओ। इस तरीके का मुद्दा छेड़कर आप किस तरीके की बांटने की राजनीति कर रहे हो, यही मेरा विरोध है। और हमें यही उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अल्टीमेटली चाहे कोई सी भी चीज लेके आए, मुस्लिमों को टारगेट बना के ध्रुवीकरण की राजनीति करके विभाजन के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है, बांटना चाहती है लोगों को। ठीक है नवीन जी, पहले तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप बीच में कुछ कहना भी चाह रहे थे और उनके सवाल भी वैसे ही हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में यह परिभाषित किया गया है मैम कि भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। मैंने आपको एक बिंदु बताया, जिससे देश के सभी नागरिकों में धर्म का, जाति का, लिंग के बावजूद समान अधिकार से समान अवसर मिल सके और समान रूप से सब लोग प्रगति कर सके। ये मैंने आपको संविधान की बात बताई। और मैं आपको बातें बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा आप। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में टिप्पणी दी थी। शाहबानो मोहम्मद अहमद खान ने सरला मुदगल बनाम यूनियन इंडिया केस में, ऐसे अनेकों केसों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से समान नागरिक संहिता के पक्ष में टिप्पणी कर सरकारों को निर्देशित किया है कि आप इसे लागू करिए, आप इस कानून का प्रारूप तैयार करिए, लागू करिए। फिर इसको कोर्ट खुद लागू क्यों नहीं कर देता, मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 37 के कारण ये एक एग्जीक्यूटिव विषय है, इसको कोर्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, ये करना सरकारों को है।
तो फिर सरकारें कर क्यों नहीं पाई? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं करने जा रहा हूं। सरकारें इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जैसा प्रियदर्शी भटनागर अभी डिबेट को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उसी तरह से कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा रहा झूठ का नरेटिव फैलाकर सफलता की ओर बढ़ते हुए हर कदम को भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। आपको मैं इसका उदाहरण, एक नजीर प्रस्तुत कर रहा हूं। 2016-17 में न्यूज़पेपर में एक वरिष्ठ नेता का एक आर्टिकल था। वो आर्टिकल ये कहता था कि अगर देश में यूसीसी लागू हुआ तो मुसलमानों को भी हिंदुओं की तरह कब्रों में नहीं दफनाने दिया जाएगा। उनको जो है, उनकी जो क्रिमेटिंग है वो उस तरीके से की जाएगी जिस तरह से हिंदुओं की जाती है। और हमने शाहीन बाग जैसे दंगों को देखा है, हमने देश में भयंकर अव्यवस्थाओं को फैलते हुए देखा है इन नरेटिव्स की वजह से। और अब यहाँ आज इस न्यूज चैनल पर बैठकर प्रियदर्शी जी वापस एक ऐसा नरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ये जो कॉमन सिविल कोड की बात यहाँ बैठकर कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, हम देश को बांटना चाहते हैं। तो मैं माननीय आपको संबोधित करके ये कहना चाहता हूं, ये हम नहीं कर रहे हैं माननीय। नवीन जी, जी ठीक है, मुझे लग रहा है आपकी हाँ, कुछ इजाजत हो तो नेटवर्क मैं इशू हुआ। जवाब दे दूं? नहीं, नवीन जी एकदम से बोलते बोलते फ्रीज हो गए। खैर ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नवीन जी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल करें। हाँ, मैं सुन पा। हाँ, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। प्रियदर्शी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, अभी मैंने जो शक शुबा या आशंका जाहिर करी थी उसको सच में साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। इन्होंने इतना बड़ा तो बातें तो कर ली, लेकिन उनमें सकारात्मक तो बात कुछ भी नहीं करी और सीधी ये बात कहने लग गए मुस्लिम और दंगे। हम यही तो कहना चाहते हैं। और जो बेसिक कोऑपरेटिव बात मैंने इनसे पूछी थी, आपको क्या ये जानकारी है या नहीं है, या तो इस चीज का जवाब दे दें। मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको। मैं हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैं बात कंप्लीट करने मुझे दीजिए। ना सवाल जवाब चलते रहेंगे। मुझे बस एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा। 1 मिनट रुकिए, मेरा सवाल भी लेते चलिए प्लीज। 1 सेकेंड नवीन जी, प्रियदर्शी जी 1 मिनट रुकिए। अनुसूचित जनजाति समाज के जो धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज, प्रियदर्शी जी मेरी आवाज पहुंच रही है? 1 मिनट रुकिए। ऐसा रखेंगे या बदलेंगे, इस चीज का भी आप प्रियदर्शी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरा कोई सवाल है, प्लीज 1 मिनट रुकिए। आप दोनों अकेले इस चर्चा में नहीं बैठे हैं, मेरे सवाल को सुनिए, मैं क्या पूछ रही हूँ। आप अपने सवाल जवाब करते रहिएगा, पक्ष विपक्ष है। मुझे ये बता दीजिए कि यूसीसी को लेके जिन पॉइंट्स को लेके इस चीज को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश है, जो उत्तराखंड में भी हुई है और यहां से राजस्थान में आ रही है, जिसमें कुछ पॉइंट्स हमने बताया, अभी नवीन जी भी बता रहे थे, उसमें मुख्य रूप से आपत्ति क्या हो सकती है? भाई, यदि विवाह विच्छेद को लेकर कोई बात आ रही है या वो समान नागरिक संहिता के तहत कुछ उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है, तो वो क्या पॉइंट्स होंगे ये देखने की जरूरत है। तलाक को लेकर है, देखने की जरूरत है। संपत्ति को लेकर है, देखने की जरूरत है। महिलाओं से रिलेटेड है, देखने की जरूरत है। तो पहले उसे आने तो दें। आने से पहले ही विरोध कैसे हो सकता है? हम कैसे किसी चीज पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं? इसको भी थोड़ा क्लियर करके चलिए, वरना लोग यही नहीं समझ पाएंगे कि यूसीसी क्या है। आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, अब आप प्रियदर्शी जी अपनी बात रखिए, फिर मैं जवाब, नवीन जी आप बोलिएगा उसके बाद। कुछ इंटरप्टिव साउंड। नवीन जी 1 मिनट रुकिएगा। प्रियदर्शी जी पहले आप बोलिए। जी, मेरा सीधा यही कहना है कि जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपके पास प्रारूप या आपके पास में कोई जानकारी नहीं है, आपके पास में कोई मसौदा ही तैयार नहीं है, तो फिर आप उसको एक तरफा आईना कैसे दिखा सकते हैं? मैंने इससे बेसिक चीज ये पूछी कि आपने जितना भी जो कुछ भी बोला, जितनी भी आपके पास में जानकारी थी, आपने मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बोल दिया। मैं बार बार ये पूछ रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति समाज के जो धार्मिक व रीति रिवाज हैं, सामाजिक, उनको भी बदलेगी या नहीं बदलेगी? मुझे इसका भी जवाब दे दीजिए, या इसके बारे में विचार कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज का जवाब दे दीजिए। इसका तो आप जवाब देते नहीं, आप वन साइड एक तरफा कार्रवाई करते, बार बार मुस्लिम अल्पसंख्यक बोल रहे हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक बोलते हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना कि आपका जो एजेंडा है, आप बार बार बिना जवाब दिए
यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप दीजिए, आज जब आपका समय है ना तब जवाब दीजिए ना। आज तक इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रही है वो आप जनता के सामने। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद, धर्म, इसके आधार पर, विभाजन के आधार पर तो आज तक राजनीति करती आई है। इनके पास में कोई विकास या कोई दूसरा कोई मुद्दा या कोई विजन नहीं है, इसलिए तो आज पूरे देश के अंदर इनके ऊपर शक है। और दूसरी चीज, आज ये आधी अधूरी बात करते हैं। इन्हीं के एमएलएस ने, इन्हीं के मंत्री ने जवाब दिया, इनके एमएलए ने प्रश्न पूछा, इनके मंत्री ने जवाब दे दिया। अब मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं, क्या आपके पास में ऐसा कोई प्रारूप है या आधे अधूरे आए हैं? आप गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जनता में वैमनस्य फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो भाईचारा प्रेम बना हुआ है उसको खत्म करने आपका की हो गया हो तो मैं बोलना चालू करूंगा। संविधान और लोकतंत्र के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? ठीक है, जवाब ले लें प्रियदर्शी जी। अब 1 मिनट रुकिएगा। जी नवीन जी बोलिए। नवीन जी अपनी बात रखिए। नवीन जी, मुझे लग रहा है फिर कुछ इश्यू हुआ है। प्रियदर्शी जी, एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए मुझे लगता है एक इनकी टीम जो है, कमेटी कहना चाहिए, टीम तो नहीं, एक कमेटी गठित हुई है और उसमें ये सारे पॉइंट्स को रखेंगे, सारी चीज़ों को सामने लाएंगे। कांग्रेस को जिस तरीके से मैंने बोला, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है आप सभी लोगों का कि जो भी पॉइंट्स को उसमें शामिल करा जा रहा है वो क्या पॉइंट्स है, उसके बाद आप लोगों का सहमति होगी कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और यही चीजें होनी भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में होने के नाते हमेशा ये आरोप लगे कि कोई भी सरकार की तरफ से कोई योजना आ रही है या कोई भी ऐसा एक कानून की बात हो रही है तो उस पर सिर्फ विपक्ष होने के नाते, क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हम सरकार की किसी चीज को पॉजिटिव नहीं होने देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा नेगेटिव रहें। मुझे लगता है ठीक है, आप लोगों का भी राइट है कि आप सारे पॉइंट्स को देखिए, आप लोगों को क्या लगता है, आपके उसमें एक कहते हैं ना, आपके सुझाव के तौर पर तमाम चीजें आ सकती हैं। उसके बाद इस चीज को यदि इंप्लीमेंट कराया जाता है तो बेहतर होगा, क्योंकि सिर्फ कहते हैं ना कि पक्ष और विपक्ष की नोक झोंक के बीच यदि अच्छा भी कुछ हो रहा है तो वो न रह जाए, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है नवीन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, सुन पा रहा हूं मैं। हाँ प्लीज, आपकी आवाज चली गई थी बीच में, अभी जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, कई सारे जवाब है क्योंकि समय की भी सीमा है। जी जी, आदरणीय प्रियदर्शी जी मुझसे इस बात का जवाब चाहते हैं। आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ हाँ नवीन जी बोलिए। हाँ, आदरणीय प्रियदर्शी जी मेरे से प्रवक्ता महोदय इस बात का जवाब चाहते हैं कि यूसीसी के कंपोजिशन में ड्राफ्ट तैयार करने में अनुसूचित जनजाति का ध्यान रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, अल्पसंख्यक वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। मैं आपकी जानकारी के दुरुस्ती करने के लिए बता देता हूं कि यूसीसी लाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों के सर्वांगीण विकास को लेकर है। जिस तर्ज पर उत्तराखंड में 10 सदस्यीय कमेटी के द्वारा माननीय श्री रंजन देसाई जी की अध्यक्षता में ड्राफ्ट तैयार किया गया, पूरे राज्य की 10% जनता, जिसमें सारे वर्ग, धर्म, संप्रदाय, लिंग, सारे को समाहित करके सारे लोगों की ओपिनियन, सारे धर्म की बेस्ट से बेस्ट चीजों को समाहित कर तब जाकर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया, तब जाकर उसे सदन में पेश किया गया, तब जाकर उसको पास किया गया। ये तो तर्ज है जिस पर काम किया जाएगा, लेकिन एक बार आपकी तर्ज का भी अवलोकन कर लीजिए। जिस चीज को पदार्पण होने के अभी विषय भी चालू नहीं हुए, आप उसमें ये एंगल देख रहे हैं कि इसमें किसके साथ राजनीति की जाएगी, कहां हम इसको कर सकते हैं। सपोर्ट करना सीखिए साहब, आगे बढ़ने का कार्यक्रम देखिए। कोई आगे बढ़ने की व्यवस्था हो तो उसे सेट करने का प्रयास करिए। आप अभी जब मसौदा तैयार हो जाए, उसमें आपको कमियां दिखाई दे, तब अगर आप इस बात को बोलेंगे तो मुझे चैनल को देख रहे लोगों को सुनने में, बताने में मजा आएगा साहब। आधी कंप्लीट अनकंप्लीट, अभी तो आज पहली बार चर्चा इस पर होना चालू हुई है, आपने झूठ के नैरेटिव फैलाना चालू कर दिया। अगर आपको इसमें कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उसे उजागर करिए आप, बजाय नहीं, मुझे ऐसा लगता है नवीन जी ये बात अभी हुई है कि आपको व्यक्तिगत अगर कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई समस्या है उसे उजागर करे। नवीन जी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कांग्रेस की तरफ से, अभी इस पर एक कहते हैं ना कि हाँ वाली मुहर लगाई है प्रियदर्शी जी ने कि सारे पॉइंट्स जो आपके आएंगे जिस ड्राफ्ट में, उसको ये देखेंगे और इन्हें लगता है कि कहीं आपत्ति है तो ही ये इसका विरोध करेंगे, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं।
देखिए वो समर्थन भी कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को कहा है, तो ये बात तो सच है। लेकिन क्योंकि यूसीसी में जो पॉइंट्स थे उसको लेके आपत्ति क्यों है या क्या शंका है कांग्रेस को, अभी तक तो हम उस पर बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है जब पूरी चीजें सामने आएंगी तब ये और क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार राजस्थान के लिए क्या क्या चीजें आई हैं, उत्तराखंड में ये चीजें हो चुकी थी, आगे और भी यदि मंशा होगी तमाम जगह करने की, तो मुझे लगता है तब ये बहुत ज्यादा और आसान हो जाएगा। क्योंकि जब पॉइंट्स क्लियर होते हैं ना तो फिर दिक्कत परेशानी कहीं नहीं आती है। खैर, समय भी हो गया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है, देखिए कि भजन लाल सरकार का जो प्लान है वो तो तैयार है और यूसीसी का इंतजार है, क्योंकि मंत्री जो हैं उन्होंने सदन में ये बात रखी है, विधानसभा में ये बात रखी है, और विधानसभा से ये बात आने के बाद कमेटी भी गठित हो जाती है। अब इंतजार है कि अगले सत्र तक ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। यदि होती हैं तो कमेटी गठित है, वो किन किन पॉइंट्स को शामिल करती है, विपक्ष का उस पर क्या रिएक्शन होता है, ये मुझे लगता है उस वक्त पे बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।